सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने नोटबुक्स और पेन निकाल लें, क्योंकि आज का ये डीप डाइव कोई आम डिस्कशन नहीं है। पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। हम आज एकदम एनर्जेटिक मास्टर क्लास मोड में हैं। बिल्कुल। जेईई, नीट और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हमारा मिशन है गुरुजी की एटॉमिक डायरी के उन इम्पॉर्टेंट नोट्स को एकदम लाइन बाय लाइन डिकोड करना। तो शुरू करें। देखो, अगर हम अपने आसपास देखें, ये टेबल, चेयर या हमारी खुद की बॉडी, तो सब कुछ बड़ा सॉलिड लगता है। राइट, लगता है जैसे इनको और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। एग्जैक्टली। और सदियों तक साइंस भी यही मानता था कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एक सॉलिड इंडिविजिबल कण है, जिसे एटम या परमाणु कहते हैं। 1888 में जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी भी यही कहता था कि एटम एक ठोस कांचे की तरह है जिसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, और डाल्टन का वो थियरी उस टाइम बहुत हिट भी था। उसने कॉन्जर्वेशन ऑफ मास वगैरह को बहुत अच्छे से समझाया। पर आज हम इन नोट्स के जरिए देखेंगे कि वो इनडिविजिबल एटम वाला भ्रम आखिर टूटा कैसे। तो एटम के मॉडल्स को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। डाल्टन की थियरी कहती थी कि एटम इनडिविजिबल है, जैसे एक सॉलिड मार्बल। तो फिर मेरा सवाल ये है, और सब लोग ध्यान से सुनना, जब हम कांच या एबोनाइट की रॉड को सिल्क या फर से रगड़ते हैं तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज अचानक कहाँ से आ जाता है? यही तो कैच था। डाल्टन इस स्टैटिक चार्ज को बिल्कुल नहीं समझा सके। मतलब, अगर एटम एकदम ठोस है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ से पैदा हो रहा है? सही बात है। यहीं से साइंटिस्ट को हिंट मिला कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ छुपा है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। और यहाँ एंट्री होती है माइकल फैराडे की। नोट्स में उनका 1850 का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में है। ओ हाँ, वो ग्लास की ट्यूब जिसमें से हवा निकालनी गई थी। एग्जैक्टली। सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नोट कर लें। एग्जाम में सीधा पूछते हैं, इस ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज का होना बहुत जरूरी है। हवा इसीलिए निकाली गई ताकि लो प्रेशर बन सके और पार्टिकल्स बिना किसी गैस मॉलिक्यूल से टकराए सीधा ट्रैवल कर सकें। हाँ, और जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो कैथोड से, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वहां से कुछ रेज निकलकर एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ चलने लगी। क्योंकि ये कैथोड से निकली थी, इनका नाम पड़ा कैथोड रेज। बिल्कुल। पर एक प्रॉब्लम थी, ये रेज इनविजिबल थी। तो पता कैसे चला कि वहां कुछ ट्रैवल कर रहा है? वहां ZNS स्क्रीन का यूज किया था ना? सही पकड़ा। एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड यानी ZNS की स्क्रीन लगाई गई। जैसे ये इनविजिबल रेज उस स्क्रीन पर टकराती, वहां एक चमक या फ्लोरेसेंस पैदा होती, एकदम पुराने जमाने की टीवी स्क्रीन्स की तरह। वाओ! और क्योंकि ये रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थीं, तो ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। हाँ। पर डायरी का एक नोट यहाँ सबसे बड़ा रेवलेशन करता है। हाँ, बताइए। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उन्होंने ट्यूब के अंदर की गैस बदल दी, इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल बदल दिया, पर हर सिंगल बार इन कैथोड रेस का नेचर एकदम सेम रहा। ये गैस या इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड ही नहीं करती थी। यहीं से फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू हुआ। इसका सीधा मतलब था कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स हर एक एटम का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हर एटम के अंदर ये मौजूद है। और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। राइट। अब इलेक्ट्रॉन मिल तो गया, पर उसका मास और चार्ज कैसे निकालें? जे थॉमसन ने 1897 में अपना दिमाग लगाया। उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया। पर थॉमसन पूरा चार्ज या मास अलग अलग नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने एक रेशो निकाला, E/m रेशो। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू दिमाग में छाप लीजिए। E/m रेशो था 1.758820 टाइम्स 10 to the power 11 कूलम्स पर kg। वाह, कितनी प्रिसाइज वैल्यू है। तो अगर रेशो मिल गया तो एग्जैक्ट चार्ज कैसे निकला? इसके लिए हम चलते हैं 1906 से 1914 के बीच R.A. मिलिकन के फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर। ये एक्सपेरिमेंट तो अपने आप में किसी साई-फाई मूवी का सीन लगता है। बिल्कुल। उन्होंने एक चेंबर में तेल की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें स्प्रे की। अब ग्रेविटी उन बूंदों को नीचे खींच रही थी। फिर उन्होंने चेंबर में एक्सरेज डाल दी। हाँ, और एक्सरेज ने हवा की गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, जो जाकर उन ऑयल ड्रॉप्स पर चिपक गए। अब बूंदें नेगेटिवली चार्ज्ड हो गईं। फिर मिलिकन ने चतुराई दिखाते हुए चेंबर के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी।
यानी ग्रेविटी तेल की बूंद को नीचे खींच रही है और ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट उस नेगेटिव बूंद को ऊपर खींच रही है। मिलिकन ने वोल्टेज को ऐसे सेट किया कि वो बूंद हवा में ही लटक गई। ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो गए। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इस बैलेंस को यूज करके उन्होंने चार्ज निकाला। उन्होंने देखा हर बूंद का चार्ज एक मिनिमम वैल्यू का ही मल्टीपल था, और वो मैजिक नंबर था -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ये था एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और क्योंकि थॉमसन भैया पहले ही ईबाइम रेशियो निकाल चुके थे, तो सिंपल मैथ्स लगाकर इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया, जो कि आया 9.1094 × 10⁻31 kg। देखो, ये मास बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पर यहाँ एक लॉजिक सोचो स्टूडेंट्स। अगर एटम में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा एटम न्यूट्रल कैसे होता है? बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए ना? हाँ, कॉमन सेंस की बात है। और इसी की तलाश में कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। जैसे कैथोड रेज नेगेटिव थी, कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस? कैथोड रेज गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, पर कैनाल रेज गैस की नेचर पर डिपेंड करती थी, क्योंकि ये बेसिकली गैस के वो आयंस थे जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे। राइट। तो सबसे हल्की गैस यानी हाइड्रोजन को यूज किया गया। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला तो सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन मिला, जिसे 1919 में प्रोटॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए, पर वेट, एटम का टोटल वेट सिर्फ इन दोनों के वेट से मैच नहीं हो रहा था। एटम हमेशा थोड़ा भारी निकलता था। एग्जैक्टली। मतलब कुछ और भी था अंदर, जिसका वेट है पर चार्ज नहीं है। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का प्रहार किया। रिजल्ट में ऐसे पार्टिकल्स निकले जिन पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं हुआ, यानी न्यूट्रल थे। हाँ, इन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन। एक टेबल बनाकर स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, अराउंड 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यही दोनों मिलकर एटम का मेन वेट बनाते हैं। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये एटम के अंदर फिट कैसे होते हैं? जे थॉमसन ने 1898 में अपना फेमस तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल दिया। हाँ, थॉमसन ने सोचा एटम एक तरबूज जैसा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज लाल गूदे की तरह सब जगह फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स तरबूज के बीजों की तरह बीच बीच में धसे हुए हैं। ये मॉडल सुनने में तो बड़ा टेस्टी लगता है और न्यूट्रल वाली बात को जस्टिफाई भी करता है। लेकिन फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स के सामने ये मॉडल टिक क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये एक स्टैटिक मॉडल था, और सबसे बड़ा थप्पड़ इस मॉडल को पड़ा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी से। हाँ, बेक्युरेल और क्यूरी ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स अपने अंदर से नेचुरल रेज निकालते हैं, 3 तरह की, अल्फा, बीटा और गामा। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, एग्जाम टिप दे रही हूँ। अल्फा रेज एसेंशियली हीलियम के न्यूक्लियस हैं, उन पर +2 चार्ज है और मास 4 यूनिट है। बीटा रेज इलेक्ट्रॉन जैसी नेगेटिव और हल्की हैं, और गामा रेज वो तो प्योरली हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, उन पर ना मास है ना चार्ज। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदने की क्षमता का रेशियो एग्जाम में जरूर आता है। अल्फा सबसे कम भेद सकती है, उसके बाद बीटा और गामा सबसे ज्यादा। रेशियो है अल्फा < बीटा < गामा, 1:100:1000। परफेक्ट। तो इन्हीं हैवी अल्फा पार्टिकल्स को लेकर रुदरफोर्ड ने अपना लेजेंडरी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी ली, सिर्फ 100 नैनोमीटर थिन, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। पन्नी के पीछे वही ZNS स्क्रीन लगा दी। सोने की पन्नी इसलिए क्योंकि गोल्ड बहुत मैल्यूएबल होता है, उसे पीट कर एकदम पतला किया जा सकता है। अब अगर तरबूज मॉडल सही था, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता, मतलब हैवी अल्फा पार्टिकल्स को उस पन्नी के आर पार आसानी से निकल जाना चाहिए था, थोड़ी बहुत रुकावट के साथ। पर ऑब्जर्वेशन क्या आई? ज्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, जैसे सामने कुछ था ही नहीं। कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन सबसे बड़ा झटका, जिसे आप आहा मोमेंट कह सकते हैं, वो तब आया जब देखा गया कि 20,000 में से एक पार्टिकल सीधा 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौट आया। विद 180 डिग्री यानी सीधा जाकर टकराकर वापस। रदरफोर्ड ने खुद कहा था ना कि ऐसा है जैसे तुम एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दागो और गोला टिश्यू से टकराकर वापस आकर तुम्हें ही लग जाए। एग्जैक्टली।
इस एक बाउंस बैक ने प्रूव कर दिया कि तरबूज मॉडल बकवास है। अगर 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया, मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत बहुत छोटे से सेंटर में जमा है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव थे, तो उन्हें सिर्फ एक बहुत डेंस पॉजिटिव चीज ही इतनी तेजी से धकेल सकती है, और इस छोटे से सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस या नाभिक। स्टूडेंट्स, इसको क्रिकेट की एनालॉजी से इमेजिन करें। अगर हमारा न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर का है, मान लीजिए पिच के बीच रखी एक क्रिकेट की बॉल, तो पूरा एटम पता है कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा? उस बॉल के चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर रेडियस वाला एक विशाल ग्राउंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 5 किलोमीटर के खाली मैदान में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तरह चक्कर लगाते हैं। माइंड ब्लोइंग। 5 किलोमीटर का ग्राउंड और उसमें एक बॉल। अब जब आर्किटेक्चर इतना क्लियर हो गया है तो स्टूडेंट्स अपना पेन और पेपर एक बार फिर रेडी रखिए। हम लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे फॉर्मूलेस के साथ जो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। बिल्कुल। चलिए फॉर्मूलाज डिकोड करते हैं। किसी भी एटम की पहचान होती है उसकी एटॉमिक नंबर यानी कैपिटल Z से। Z का सीधा मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और फिर आता है मास नंबर यानी कैपिटल A। ये होता है न्यूक्लियस का टोटल वेट, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर लिखा है X, उसके बेस में Z और ऊपर A। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम नीचे 11 और ऊपर 23। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब Z 11 है तो प्रोटॉन्स 11 हो गए, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 और न्यूट्रॉन्स होंगे 23 - 11 यानी 12। परफेक्ट। अब बात करते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप्स की। आइसोबार्स में क्या होता है? मास नंबर यानी A सेम होता है पर Z अलग होता है। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों का वेट 14 है। और आइसोटोप्स इसका उल्टा है, इसमें Z सेम होता है पर A अलग। जैसे हाइड्रोजन के 3 भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करें सभी लोग। किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। इसीलिए आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होते हैं। चलिए इसी बात पर बोर्ड पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जैसी फील लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्पीशीज है ब्रोमीन, सिंबल लिखा है Br, नीचे 35, ऊपर 80। इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे 35 लिखा है, यानी Z = 35, तो प्रोटॉन्स हो गए 35। चार्ज कुछ नहीं लिखा तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 35। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं तो A - Z लगाओ। 80 - 35 आया 45, तो प्रोटॉन्स 35, इलेक्ट्रॉन्स 35, न्यूट्रॉन्स 45। क्या बात है। दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई करें। ये थोड़ा ट्रिकी है। सवाल है, एक ऐसी स्पीशीज पहचानो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं। बच्चों, पहचान हमेशा प्रोटॉन से होती है। प्रोटॉन 16 हैं। पीरियोडिक टेबल में 16 नंबर पर कौन आता है? सल्फर यानी S। अब मास नंबर A निकालते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 16 + 16 हुआ 32। तो S के ऊपर लिखो 32 और नीचे 16। पर एक सेकंड, प्रोटॉन्स तो 16 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 बताए गए हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सही। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो 2 एक्स्ट्रा आने का मतलब है स्पीशीज पर -2 का चार्ज आएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा कैपिटल S, ऊपर 32, नीचे 16 और चार्ज 2-। ऑसम। अब वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पर। रदरफोर्ड का मॉडल इतना शानदार था, क्रिकेट स्टेडियम वाला, तो फिर ये फेल क्यों हुआ? साइंस में कोई भी थियरी आखिरी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। रदरफोर्ड के मॉडल में एक फेटल फ्लॉ था और उसे सामने लाया जेम्स मैक्सवेल की 1870 की थ्योरी ने। एक बड़ा पैराडॉक्स बन गया था। हाँ, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वो कहती थी कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट यानी त्वरित हो रहा है तो वो कभी चुप नहीं बैठ सकता, उसमें से एनर्जी निकलनी ही चाहिए रेडिएशन के फॉर्म में। पर आप सोच रहे होंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना,
तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आया? यही तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, भले ही स्पीड सेम हो, उसकी डायरेक्शन हर सेकंड बदल रही है। और डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी बदलना, वेलोसिटी बदलना मतलब एक्सेलरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल है। तो मैक्सवेल के हिसाब से उसे लगातार एनर्जी लूज करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ऐसे ही खोता रहेगा तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड खोएगा और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी। एक स्पाइरल पाथ बन जाएगा। और कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरकर एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बाप रे, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड्स में? पर रियलिटी में एटम बहुत स्टेबल होते हैं। हमारी बॉडी ऐसे ही गायब थोड़ी हो जाती है। तो बेसिकली रुदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए और इसीलिए एक नए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत पड़ी। अब बोर के मॉडल तक पहुंचने के लिए पहले हमें लाइट की ड्यूअल नेचर समझनी पड़ेगी। ये EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर हैं क्या? मैक्सवेल भैया ने बताया था कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी निकालता है तो वो एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और याद रखने वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे E कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसे B कहते हैं, और वेव के चलने की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इनका एक पूरा परिवार है जिसे EM स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। सबसे लंबी वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। उसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड। उसके बाद आती है विजिबल लाइट। बच्चों, विजिबल लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी रफली 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास होती है, ये वो अकेला छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। और इसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट यानी UV रेज, फिर एक्स रेज और आखिर में गामा रेज। इस स्पेक्ट्रम पर एग्जाम में बहुत फोकस होता है, तो मैं तेजी से इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूं। वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से लिखते हैं, वो सिंपली एक वेव की लंबाई है मीटर्स में। फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं, वो है 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई, इसकी यूनिट हर्ट्स होती है। और स्पीड ऑफ लाइट यानी C होती है 3.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। यहाँ एक गोल्डन फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। C = न्यू × लैम्डा। और हाँ, एक और छोटी सी यूनिट है, वेव नंबर, जिसको न्यू बार कहते हैं। ये बेसिकली 1/λ होती है। तो आज हमने काफी लंबी जर्नी तय की है। बिल्कुल, डाल्टन की सॉलिड मार्बल जैसी गलतियों से शुरू करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखी, रदरफोर्ड के 1 in 2000 बाउंस बैक एक्सपेरिमेंट से एम्प्टी एटम को समझा, और आखिर में मैक्सवेल के लॉज से EM वेव्स तक आए। पर रुकिए, क्लासिक फिजिक्स ने वेव्स को तो समझा दिया था, पर आखिर में गुरुजी के एटॉमिक डायरी में एक अगला टॉपिक लिखा है जो दिमाग घुमा देगा। अगर लाइट सिर्फ एक वेव है तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को समझाने में फेल क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि लाइट वहां पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है? क्या लाइट वेव है या पार्टिकल या कुछ और ही है? यही वो राज है जो क्वांटम थ्योरी की नींव रखता है। और जब तक हम अपने अगले डीप डाइव में इस क्वांटम मिस्ट्री पर बात नहीं करते, तब तक आप खुद इस सवाल का जवाब सोचने की कोशिश करिए। सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स रिवाइज करते रहें और फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एटम के और गहरे राजों के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग।